हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका नए शिक्षा सत्र के अंदर। आज जो है, जैसा कि आप सभी को पहले विदित है कि वर्तमान में जो है कोरोना महामारी जो है उसका प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और इसी कारण से राज्य सरकार के निर्देशानुसार अभी तक विद्यालयों के अंदर जो भी छात्र छात्राएं हैं उनको बुलाया नहीं गया है। तो विद्यालय परिवार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि आप लोगों की जो शिक्षा है वो अनवरत रूप से चालू रहे, उसमें व्यवधान ना हो। इसलिए जो है आज से मैं आपके हिंदी विषय जो है उसके कंटिन्यू आपकी जो है एक के बाद एक ऑनलाइन वीडियो में आपके अपलोड करता रहूँगा, ताकि जो है आपकी शिक्षा में व्यवधान ना हो। तो सभी जो छात्र छात्राएं उनका नए शिक्षा सत्र के अंदर जो है बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जो है हम बात करते हैं कक्षा हिंदी अनिवार्य की। तो कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य जो है, इस कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के अंदर आपका जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि अब जो है सीबीएसई की जो बुक चलती थी, एनसीईआरटी वाली जो बुक चलती थी, वो जो है हमारे पाठ्यक्रम में चालू कर दी है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इसके विषय में बात कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखो, अपनी कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के अंदर हमें पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो है 2 प्रकार की बुक जो है पढ़नी होगी। नंबर 1 बुक आती है, इसका नाम है आरओ। जो प्रथम पुस्तक है आपकी जो आरओ, ये आरओ जो है इसको द्वितीय भाग लिखा रहेगा, क्योंकि कक्षा 11th में आपने आरओ का प्रथम भाग पढ़ा था, ये आरओ द्वितीय भाग है। तो आरओ सेकंड के नाम से, द्वितीय भाग के नाम से ये आपको बुक मिल जाएगी। इसका मैं आपको इंटरफेस दिखा देता हूँ। इस प्रकार की पुस्तक जो है आप सभी के पास होना चाहिए, आरओ नाम से। ये आरओ की बुक है, तो इस प्रकार की बुक ले लेनी है। ये जो बुक है आरओ की, इस बुक के अंदर हमें जो पढ़ना है वो है आरओ के अंदर नंबर 1 पद्य भाग से प्रारंभ है। तो इसमें हमें मिलेगा पद्य भाग प्लस इसमें हमें मिलेगा गद्य भाग। ये आपकी जो है मूल पुस्तक है, मूल पुस्तक रहेगी आपकी, ये आपकी मूल पुस्तक रहेगी। इस आरओ की मुख्य पुस्तक जो है इसके अंदर आरओ भाग होते हैं, इसमें हमें पद्य भाग और गद्य भाग, ये मूल पुस्तक है। इसके अलावा एक पूरा पुस्तक और रहेगी आपके, पूरा पुस्तक का नाम है वितान। दूसरी जो बुक रहेगी उसका नाम है आपके वितान। ये भी भाग 2 के नाम से रहेगी, क्योंकि 11th में भाग 1 हम पढ़ चुके हैं, ये भाग 2 है। इसके अंदर हमें जो है गद्य के खंड मिलेंगे। गद्य के खंड में हमें इसमें कहानी के अलावा निबंध, इस प्रकार के जो है हमें इसमें प्राप्त होंगे। तो 2 मूल पुस्तकें पढ़नी है अपन को। 2 पाठ्यक्रम में, जो कक्षा 12 का हिंदी अनिवार्य का पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में आरओ वितान 2 पुस्तकें आपके रहेंगी। इन 2 पुस्तकों में से हम सबसे पहले जो प्रारंभ करेंगे वो करेंगे आरओ। तो आज जब मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं तो आपके पास सभी के पास में ये आरओ वाली, जिसका मैंने वो अभी आपको चित्र भी बताया है, ये आरओ वाली बुक जो है सभी के पास होना चाहिए। इसी से हम जो है इसको प्रारंभ करेंगे। अब हम बात करते हैं आरओ के अंदर। तो आरओ की जो बुक है उसके अंदर बोर्ड क्लिक कर देता हूं एक बार आप लोगों के लिए। तो ये जो आरओ की बुक है, इस आरओ की बुक के अंदर हम जो स्टार्ट करेंगे आरओ से करेंगे, आरओ। और आरओ में हम प्रारंभ कर रहे हैं सबसे पहले गद्य भाग। पद्य भाग इसलिए प्रारंभ नहीं कर रहा हूं कि आज फर्स्ट डे है, आप लोगों के पास हो सकता है बुक नहीं हो, किसी के पास कोई समस्या नहीं हो। तो सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं आरओ गद्य भाग से कर रहे हैं। अब आरओ गद्य भाग जो है, इसमें जो हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो आपको मिलेगा अध्याय 11। स्टार्टिंग जो हो रही है इसकी हो रही है गद्य भाग की अध्याय 11 से। अध्याय 11 चैप्टर जो है इसका वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम दिया गया है भक्ति। अध्याय का नाम है भक्ति, और भक्ति जो है वो भक्ति चैप्टर लिखा गया है लेखिका महादेवी वर्मा के द्वारा।
किसके द्वारा? लेखिका महादेवी वर्मा जो है वो इसकी लेखिका है। तो जो अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, अध्याय 11 से स्टार्ट हो रहा है आपका गद्य भाग आरोप के अंदर, और इसमें जो है हम प्रारंभ कर रहे हैं सबसे पहले भक्ति नाम का जो चैप्टर है ये प्रारंभ कर रहे हैं। इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। तो आप सभी जो है इस पर आ जाए, इस चैप्टर को निकाल ले, अध्याय 11 महादेवी वर्मा का भक्ति। सबसे पहले इसके अंदर हम परिचय पढ़ेंगे, पेज नंबर 69 यानी 69 पेज नंबर पे आपको ये मिल जाएगा चैप्टर, सभी निकाल लें। अब इसके अंदर हम जो है सबसे पहले महादेवी वर्मा का जो है जानकारी पढ़ेंगे, परिचय पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी हम रचना प्रारंभ करते हैं तो उसके लेखक या लेखिका जो भी होते हैं उसके विषय में हमें जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम महादेवी वर्मा जो है उनके जीवन परिचय से इसके अंदर अवगत होंगे। तो जीवन परिचय की बात करते हैं। सबसे पहले जीवन परिचय में आता है जन्म। हम प्रारंभ करते हैं जन्म से। जीवन परिचय में सबसे पहले जन्म लेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ 1907 ईस्वी। इनका जन्म हुआ 1907 ईस्वी के अंदर। 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान था फर्रुखाबाद। इनका जन्म स्थान था फर्रुखाबाद। और ये फर्रुखाबाद कहां पर है? ये फर्रुखाबाद है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के अंदर। उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के अंदर। तो इनका जन्म हुआ फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश यानी यूपी के अंदर। फिर जन्म की बात हो गई। अब इसके बाद में लेखिका की मृत्यु के विषय में बात करते हैं। तो इनकी मृत्यु हुई 1987 ईस्वी के अंदर, और मृत्यु हो गई इनकी कहां पर? इलाहाबाद में। ये तो इनका जन्म और मृत्यु के बारे में आप लोगों के लिए जानकारी हो गई कि जन्म कहां पर हुआ और मृत्यु कहां पर हुई। ये इनके जन्म और मृत्यु के बारे में जानकारी हो गई। इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हो गई। अब इसके बाद में अगला जो बिंदु आता है अपने इसके अंदर जीवन परिचय में, जन्म ले लिया, मृत्यु ले लिया। अब हम लेते हैं रचनाएं। सबसे मुख्य बात, परिचय जब भी लिखा जाता है तो हम परिचय के अंदर जन्म से प्रारंभ करते हैं। जन्म ले लिया, जन्म के साथ हमने मृत्यु लिख दी। अब आती है बात रचनाओं की। तो देखो, वैसे तो महादेवी वर्मा की जीवन काल में उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, फिर भी जो मुख्य अपने पाठ्यक्रम में, अपने बुक में जो दी गई है उन्हीं के विषय में अपन बात करेंगे। तो दीपशिखा, यामा, निहार, सांध्यगीत, इसके अलावा जो है श्रृंखला की कड़ियां, श्रृंखला की कड़ियां, श्रृंखला की कड़ियां, श्रृंखला की कड़ियां के बाद में आगे जो चलेंगे इसके अंदर आपदा, संकल्पिता, आपदा, संकल्पिता। फिर इसके अलावा जो है हम आगे चलेंगे तो भारतीय संस्कृति के स्वर, भारतीय संस्कृति का स्वर, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति का स्वर, ये भी इनकी रचना रही। इसके अलावा जो है अतीत के चलचित्र, ये भारतीय संस्कृति के स्वर, इनका निबंध संग्रह था। मैं लिख देता हूं इसके अंदर, आपके लिखा हुआ भी है बुक में, ये इनका निबंध संग्रह है। इसके अलावा जो है इनके जो संस्मरण है वो बहुत प्रसिद्ध रहे, संस्मरण और रेखाचित्र। तो अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं,
अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, ये इनके संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं। संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं। संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं। इसके अलावा पथ के साथी और मेरा परिवार, पथ के साथी और मेरा परिवार, पथ के साथी और मेरा परिवार, ये भी इनकी रचनाएं रही है। पथ के साथी के अंदर इन्होंने अपने जीवन काल, पथ कहते हैं मार्ग को, तो अपने जीवन काल के अंदर जो भी इनके साथी रहे उनके विषय में चित्रण इन्होंने इनके द्वारा अपनी रचना में किया गया है। इसके अलावा मेरा परिवार, मेरा परिवार जो है वो इनके इस रचना के अंदर इनका क्या है, पालतू पशुओं और पक्षियों के प्रति प्रेम जो है वो जाहिर होता है, क्योंकि मेरा परिवार रचना में इनके द्वारा पाले गए, जैसे इनके घर पर इन्होंने बहुत सारे पालतू पशु और पक्षी पाल रखे थे, जैसे गिल्लू नामक गिलेरी थी, नकुल नामक नेवला था, हिरनी एक सोना नामक हिरनी थी, रोजी नामक जो है कुतिया थी, एक घोड़ी थी। ऐसे बहुत सारे पालतू पशु जो है इन्होंने पाल रखे थे। तो मेरा परिवार नामक रचना में उनका जो है इन्होंने चित्रण दिया है। ठीक है, ये इनकी कुल जो मुख्य मुख्य रचनाएं हैं वो मुख्य मुख्य रचनाएं अपने यहाँ से हो जाती हैं। इसके अलावा जो है अगला जो बिंदु आता है परिचय के अंदर वो आता है पुरस्कार। नेक्स्ट अपना लेंगे अपन, वो लेंगे अपन पुरस्कार। आप इसको नोट करते चले अपनी कॉपी के अंदर, अपनी नोटबुक के अंदर, इसको साथ के साथ में लिखते चले, क्योंकि ये आपकी जो बुक है, आपकी जो पुस्तक है, उसके अंदर जो रचनाएं दी है मैंने उससे भी ज्यादा रचनाएं लिखी, यहाँ पर वही नहीं लिखी। उसके अलावा जो मुख्य थी एक दो वो भी मैंने इसमें लिख दी है। तो आप लोग साथ के साथ अपने इसमें नोट करते चले। एक बार उतार लें जल्दी से। अब पुरस्कारों की बात करते हैं तो इन्हें हिंदी साहित्य का जो है बहुत बड़ा मुख्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है और उसका नाम है ज्ञानपीठ। पुरस्कार का नाम है ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ यामा के लिए। किसके लिए? इनकी यामा नामक जो रचना है जो अपन ने भी यहाँ लिखी थी, इस यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिया गया है। इस ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो है 1983, पहले क्या होता था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार रचनाओं के लिए दिया जाता था, बाद में इसका प्रारूप चेंज कर दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार का, और केवल मात्र अब ये संपूर्ण व्यक्तित्व, संपूर्ण रचनाओं के लिए दिया जाने लगा है। प्रारंभ में 4 जो रचनाएं थी उनके लिए दिया गया था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको यामा के लिए 1983 में दिया गया। ये हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। इसके अलावा इनको जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, क्योंकि यूपी के अंदर जन्म लिया था, यूपी की रहने वाली थी, तो उत्तर प्रदेश के जो हिंदी संस्थान है, उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा इन्हें भारत भारती नामक पुरस्कार दिया गया। भारत भारती नामक पुरस्कार जो है वो इनको दिया गया। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा ये पुरस्कार इनको दिया गया। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा इन्हें पुरस्कार दिया गया। भारत सरकार के जो पद्म पुरस्कार होते हैं, देखो भारत सरकार द्वारा 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण। पद्म भूषण सबसे उच्च होता है और इसके ऊपर होता है भारत रत्न। तो इनको जो है इनके व्यक्तित्व के लिए, इनके जो है सहयोग के लिए सन 1956 में पद्म भूषण दिया गया। पद्म भूषण दिया गया। कब दिया गया? 1956 ईस्वी में इनको पद्म भूषण पुरस्कार जो था वो दिया गया भारत सरकार के द्वारा। ये अपना इनके व्यक्तित्व और इनका परिचय हो गया है। एक बार आप लोग ध्यान से इसको देख लें, नोट कर लें। अध्याय स्टार्ट किया मैंने आरो के अंदर पर स्टार्ट किए हैं गद्य भाग। अध्याय है 11,
अध्याय का नाम है भक्तिन, और भक्तिन एक महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया एक अध्याय है। अभी इसके विषय में बात करेंगे कि अध्याय है क्या, गद्य की कौन सी रचना है, क्योंकि गद्य जब हम पढ़ते हैं तो गद्य के अंदर हमारे कहानी आती है, नाटक आता है, निबंध आता है, उपन्यास आता है, रेखा चित्र आते हैं, संस्मरण आते हैं, डायरी लेखन आता है। ये सब गद्य की भिन्न भिन्न विधाएं हैं। तो अभी हम ये पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार की विधा है, इसके बारे में भी जानेंगे कि ये अध्याय भक्ति किस प्रकार की विधा है। लेकिन फिलहाल पहले अपन लेखिका के विषय में बात कर रहे हैं, महादेवी वर्मा के विषय में। तो महादेवी वर्मा के बारे में जान लो कि जन्म इनका 1960 ईस्वी फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। मृत्यु 1987 ईस्वी में इलाहाबाद में उनकी मृत्यु हुई। रचनाएं की बात करें, इनकी मुख्य मुख्य रचनाएं दीपशिखा, यामा, ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। केवल एक रचना नहीं है, 4 रचनाओं को मिलाकर एक संग्रह बनाया जिसको यामा नाम दिया है, और इसी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा नेहा, सांदेगीर, श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति का स्वर, ये इनका निबंध संग्रह था। इसके अलावा अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र था। फिर पथ के साथी और मेरा परिवार, ये भी इनके जीवन की जुड़ी हुई कहानियां थी। इसके बाद में मुख्य पुरस्कारों की अगर बात करते हैं तो पुरस्कार ज्ञानपीठ मिला है, यामा के लिए मिला है, 1983 में दिया गया था, मृत्यु से कुछ समय पूर्व इनको दिया गया था इनके इस रचना के लिए। बाद में व्यक्तित्व के लिए दिए जाने लगा था। भारत भारती उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती पुरस्कार इनको दिया गया, और एक भारत सरकार द्वारा ये पद्म भूषण 1956 में पद्म भूषण पुरस्कार जो है इनको दिया गया। तो ये महादेवी वर्मा का एक परिचय जो है हमारे सामने तैयार हो जाता है। आप सभी इसको उतार लें। अब इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं भक्तिन के लिए। एक बार इसको अब क्लीन कर दूं। चलो आप लोग नोट कर, मैं जब तक आपको थोड़ा सा और बता देता हूं इसके विषय में कि ये जो अध्याय पढ़ने जा रहे हैं भक्तिन, ये अध्याय है संस्मरणात्मक रेखा चित्र। अब देखो 2 चीजें दी गई है। भक्तिन जो है संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, तो 2 चीजों के बारे में जानेंगे अपन, संस्मरण किसे कहते हैं और रेखा चित्र क्या होता है। एक बार मैं इसको मिटा देता हूं। संस्मरण और रेखा चित्र, क्योंकि दोनों का मिला जुला भक्तिन में दिया गया है, तो संस्मरण क्या है और रेखा चित्र में क्या होता है, इसके विषय में हम देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं संस्मरण। हिंदी की एक गद्य विधाओं में से एक गद्य विधा है संस्मरण। क्या होता है संस्मरण के अंदर? अपने जीवन काल के अंदर कोई भी ऐसी घटना घटी हो जो हमारे मस्तक पटल पर, हमारे याद में, हमारी याददाश्त में, मेमोरी में कहीं इकट्ठी रह जाए, और बाद में उसको आधार बनाकर हम कोई रचना लिख देवे, वो तो कहलाती है संस्मरण। उसे कहा जाता है हिंदी में संस्मरण। ठीक है। दूसरी बात आई है इसमें रेखा चित्र। अब रेखा चित्र क्या है? देखो, रेखा प्लस चित्र, देखो नाम से पता चल रहा है, जैसे चित्र रेखाओं के द्वारा चित्र बना दिया गया। जैसे कलाकार, चित्रकार जो होता है वो अपनी रेखाओं के माध्यम से क्या कर देता है, चित्र तैयार कर देता है। उसी प्रकार से जब एक लेखक, लेखिका, कवि, कवित्री अपनी रचना के माध्यम से एक खाका तैयार कर दे कि जिससे हमारे शब्दों के माध्यम से हमारे आंखों के सामने, मस्तक पटल के सामने उसका चित्र उभरने लगे, उसे कहते हैं रेखा चित्र। तो ये जो है आपका भक्तिन जो है, आपका भक्तिन जो है, ये भक्तिन अध्याय क्या है? संस्मरणात्मक, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, यानी ये याद के आधार पर लिखा गया है।
महादेव वर्मा के जीवन काल की कोई ऐसी घटना रही, कोई ऐसा एक समय रहा, उस याद को आधार बना करके इन्होंने भक्ति नाम की जो इनकी सेविका थी उसका रेखा चित्र आंखों के सामने हमारे लाने का प्रयास किया है, उसके जीवन काल पर प्रकाश डाला है। ये इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो ये भक्ति अध्याय जो है हमारे लिए क्या है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। अब देखो आगे थोड़ा सा मैं आपको बुक से बता देता हूं, एक बार बुक में भी जो है आपको साथ के साथ में पता चलता रहेगा। देखो भाई इसमें मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा कि महादेव वर्मा के विषय में उन्होंने दे रखा है पेज नंबर 69 अध्याय 11 है। वो एक जन्म सन 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं जल्दी से मैं आपको एक बार रीडिंग लगाकर बता रहा हूं। प्रमुख रचनाएं दीपशिखा, यामा, ये काव्य संग्रह थे यानी कविताएं थी इसके अंदर। इसके अलावा श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये सब निबंध संग्रह हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये संस्मरण और रेखा चित्र दोनों की श्रेणी में आते हैं। प्रमुख पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा संग्रह के लिए 1983 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार और पद्म भूषण 1956 ईस्वी में। निधन हो गया सन 1987 ईस्वी इलाहाबाद में। आगे ध्यान देंगे, देखो चैप्टर के अंदर परिचय में आगे क्या दे रखा है, संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है, जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया हो। यानी कि जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया हो, जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित करने में समर्थ हो। देखो लेखिका के विचार प्रस्तुत हुए हैं इसमें कि संसार में मानव समुदाय यानी मनुष्यों का जो समूह है, मानव समुदाय का तात्पर्य हो गया मनुष्यों का समूह या समाज जिसको हम कहते हैं, तो उसमें वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है। यानी उसी को इसमें सम्मान की प्राप्त हो सकती है, उसी को इसमें स्थान मिल सकता है। वही जीवित, उसी को जीवित माना जा सकता है किसको, जिसके हृदय और मस्तिष्क में समुचित विकास पाया हो। यानी जिसके हृदय में और मस्तिष्क में पूर्ण रूप से, समुचित का मतलब होता है पूरे रूप से, पूरे एक साथ से समुचित विकास पाया हो, और जो अपने व्यक्तित्व के द्वारा मनुष्य समाज में रागात्मक यानी बहुत ही अच्छे, सरस जिसको कहते हैं, बहुत ही मधुर जिसको कहते हैं, रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक यानी बुद्धिमत्ता पूर्ण, बुद्धि से युक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित करने में समर्थ हो। अब देखो साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों ही नाम आए हैं इसमें, साहित्य सेवी और समाज सेवी। तो साहित्य सेवी यानी साहित्य की सेवा करने वाला, और समाज सेवी जो समाज की सेवा करता है वो। तो साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही। प्रतिष्ठा का मतलब है सम्मान, कि साहित्य की सेवा करने वाली और समाज की सेवा करने वाली, इन दोनों ही रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही, यानी सम्मान रहा, लोग उनको जानते रहे इस विषय में। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। देखो भाई, महात्मा गांधी का जो अहिंसा वाला मार्ग था, जिसमें वो समाज सेवा लेकर साथ में चलते थे, साहित्य सेवा किया करते थे, समाज की सेवा किया करते थे, उसी बताए हुए मार्ग पर अपना जीवन जो है समर्पित कर इन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर यानी लगातार अनवरत जो है वो कार्य किया। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। देखो स्त्री शिक्षा के लिए विशेष कार्य किया है इन्होंने महादेवी वर्मा ने। तो नारी समाज में
यानी समाज में नारी की स्थिति को सुधारने हेतु शिक्षा का प्रसार यानी शिक्षा को बढ़ाने, उसका फैलाव बढ़ाने के लिए इन्होंने उस उद्देश्य को लेकर इन्होंने प्रयाग, ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर है, काशी जिसको कहते हैं, तो प्रयाग जो है वहां पर इन्होंने प्रयाग में महिला विद्यापीठ की जो है स्थापना की, यानी महिलाओं के लिए एक विद्यालय, एक विद्यापीठ स्थापित किया। उस समय जब महिलाओं की स्थिति समाज में बहुत ही बुरी हुआ करती थी, उस समय इन्होंने क्या किया, विद्यापीठ जो था वो स्थापित किया। फिर इसके अलावा साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में रही। अब अगर साहित्य जगत की बात करें, जैसे हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य में इनका योगदान है, तो साहित्य जगत की अगर हम बात करें तो साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा यानी सम्मान कैसा रहा है, इनकी प्रतिष्ठा बहुमुखी यानी एक ही प्रकार की रचनाएं नहीं लिखी है कि साहित्य में एक ही प्रकार की रचनाएं लिखी हो, जैसे कहानी का लेखन करती हो और उसी के लिए जानी जाती हो, ऐसा नहीं है। बहुमुखी का तात्पर्य होता है विभिन्न प्रकार की, अलग अलग प्रकार की जो है बहुमुखी प्रतिभा, यानी विभिन्न प्रकार की प्रतिभाएं इन्होंने सामने आई इनके लेखन को देखकर, तो रचनाकार के रूप में लगी। अगर कविता के क्षेत्र में, अगर कविता की बात की जाए तो कविता के क्षेत्र में वे छायावाद के 4 स्तंभों में से एक रही। कविता के क्षेत्र में बात करें तो छायावाद के 4 स्तंभ, देखो मैं ये आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं। देखो छायावाद का नाम आया है तो छायावाद के विषय में थोड़ा सा जान ले कि छायावाद वास्तव में है क्या। छायावाद हिंदी साहित्य के अंदर जब काल विभाजन किया गया तो काल विभाजन के तहत पूरे हिंदी साहित्य को पहले मुख्य रूप से 4 भागों में बांट दिया गया। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ये 4 काल जो है मुख्य रूप से बांट दिए गए पूरे हिंदी साहित्य के हिसाब से। इसमें भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया। अब बात कर रहे हैं छायावाद की, तो आधुनिक काल जब आया तो आधुनिक काल को भी विभिन्न प्रकार के भागों में बांट दिया गया, जैसे भारत केंद्र युग, द्वैत युग, फिर छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में उसको बांट दिया गया। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं छायावाद की, तो छायावाद क्या है भाई, एक प्रकार का जो मुख्य रचनाकार थे जिनकी रचनाएं इस छायावाद में मिलती है। जब मैं आगे टॉपिक आएगा तो विस्तृत रूप से आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर आप इतना जान लो कि छायावाद एक काल था। छायावाद क्या है, एक काल है, काल का नाम है हिंदी साहित्य का, एक काल है छायावाद। इसके अंदर 4 कवियों के नाम मुख्य आते हैं। कौन कौन से 4 लेखक या कवि हुए, देखो जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद पहला मुख्य नाम आता है जयशंकर प्रसाद। दूसरा आता है इसके अंदर सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। तीसरा नाम आता है सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तीसरा नाम आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और चौथा नाम आता है, चतुर्थ नाम आता है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। ये 4 जो है छायावाद एक हिंदी साहित्य का काल था और उस काल के अंदर जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, इन चारों को 4 आधार स्तंभ माना गया है। इनको चारों को 4 आधार स्तंभ कहा गया है। अब आधार स्तंभ क्यों कहा गया है, और भी ऐसे इसमें छायावाद में लेखक और लेखिकाएं या कवि कवित्रियों की रचनाएं पाई जाती है, लेकिन मुख्य जो, जैसे एक हम किसी चीज को ले लें, एक बेंच ले लें, एक टेबल, एक कुर्सी ले लें, उसके 4 पाए होते हैं, उस पर वो टिकी हुई रहती है। उसी प्रकार से पूरा छायावाद काल जो है वो इन 4 मुख्य लेखकों या मुख्य कवियों की रचनाएं सबसे ज्यादा पाई गई, उन्होंने लेखन किया। तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो इसको ऐसे भी बोल दिया जाता है प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा।
इनको हिंदी साहित्य का चतुष्टय भी इनको कहा जाता है, हिंदी साहित्य के चतुष्टय के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो वापस अपने अध्याय पर आते हैं अपन। तो मैं बात कर रहा था आपसे कि जो है ये छायावाद के 4 मुख्य जो आधार स्तंभ हैं, उन आधार स्तंभों में से एक मानी जाती है, अन्य 3 पंच प्रसाद और निराला, यह नाम आ गए हैं सामने। तो अपने निबंधों और संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में उनकी चर्चा होती है। इसके अलावा जैसे छायावाद के बारे में इनकी प्रशंसा है ही सही, साथ ही साथ में इन्होंने अपने निबंध और संस्मरणात्मक रेखा चित्र, यानी इनके जो निबंध रहे उन निबंधों और संस्मरणात्मक रेखा चित्र जो थे, उन रेखा चित्रों के लिए भी एक अप्रतिम यानी एक विशिष्टता प्राप्त गद्यकार के रूप में भी इनकी चर्चा होती रही। कविता और गद्य इन दोनों क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय हुई दिखती है। देखो, कविता और गद्य, क्योंकि कविता में अलग प्रकार से लेखन और गद्य में अलग प्रकार से लेखन, तो कविता और गद्य इन दोनों ही क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा, इनकी महादेवी वर्मा की प्रतिभा जो है वो अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय हुई दिखाई देती है। कविताओं में वे अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परी किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखलाई पड़ती है। देखो, कविताओं की बात करें